नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है ब्रिटिश भारत की असलियत। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे मुट्ठी भर व्यापारी एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के शासक बन बैठे। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास का जो असली स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसे माना जाए। क्या तब जब पहला यूरोपियन जहाज भारत पहुंचा, या फिर कोई और ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये बात तो सही है कि यूरोप से कांटेक्ट तो 1498 में ही शुरू हो गया था, जब वास्को डी गामा आया था। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि असली टर्निंग पॉइंट था साल 1757। देखिए, प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो पल था जब कलम चलाने वाले व्यापारी अचानक तलवार चलाने वाले शासक बन गए, और बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई। तो सवाल ये है कि आखिर यूरोप से इतनी दूर भारत में ऐसा क्या था जो सबको खींच रहा था? जवाब बहुत सिंपल है, दौलत। आप अंदाजा लगाइए, भारतीय मसाले और कपड़े इतने कीमती थे कि उस जमाने में पूरी दुनिया के ट्रेड का करीब करीब 1/3 1/3 हिस्सा अकेले भारत का था। बस इसी खजाने पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई थी, और इसमें हर यूरोपियन देश शामिल होना चाहता था। और देखिए, इस आर्थिक लालच को आप कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया यूरोप में चल रहे रेनेसा यानी पुनर्जागरण ने। साइंस और एक्सप्लोरेशन का एक नया जुनून सवार था सबके ऊपर, और इसी जुनून ने उन्हें वो हिम्मत और वो टेक्नोलॉजी दी कि वो भारत तक पहुंचने के लिए खतरनाक समुद्री रास्तों पर निकल पड़े। तो ठीक है, वो भारत आ तो गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, व्यापारी के भेस में आए ये लोग शासक बने कैसे? बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो कहानी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक मामूली बिजनेस से एक पूरा का पूरा साम्राज्य बन गई। देखिए, कंपनी का जो तरीका था वो बहुत ही चालाक और कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप था। स्टेप 1, व्यापार करने के लिए कोस्टल एरिया में फैक्ट्री बनाओ। स्टेप 2, फिर उन्हीं फैक्ट्रियों की सुरक्षा के नाम पर उनकी किलेबंदी कर दो। स्टेप 3, अब मौका देखकर स्थानीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखलंदाजी शुरू करो। और फाइनली स्टेप 4, अपना एक कठपुतली नवाब बिठाओ और पर्दे के पीछे से असली सरकार चलाओ। ये एक स्लो लेकिन श्योर शॉट जीत की स्ट्रेटजी थी। अब इन दो लड़ाइयों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 1757 में जो प्लासी की जीत थी ना, वो असल में मिलिट्री ताकत से ज्यादा धोखाधड़ी और साजिश का नतीजा थी। लेकिन उसके ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई, वो एक असली सीधी सैन्य जीत थी। और इस एक जीत ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब भारत में सबसे बड़ी फौजी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। तो जैसे ही सत्ता हाथ में आई, अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से निचोड़ने का एक पूरा सिस्टम बना डाला। और ये सिस्टम कोई एक जैसा नहीं रहा, बल्कि समय के साथ ये भी बदलता गया। इसको हम 3 बड़े फेजेस या कहिए 3 अहम चरणों में समझ सकते हैं। तो ये 3 चरण काम कैसे करते थे, चलिए देखते हैं। पहला फेज जो 1757 से शुरू हुआ, उसका सीधा साधा मकसद था ट्रेड पर मोनोपोली और डायरेक्ट लूट मार। फिर आया दूसरा फेज 1813 के बाद। अब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो भारत की भूमिका बदल गई। अब भारत कच्चे माल का सप्लायर बन गया और ब्रिटेन में बने सामानों के लिए एक बड़ा मार्केट। और फिर आया तीसरा और आखिरी फेज 1858 के बाद। इसमें उन्होंने अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया, रेलवे जैसी चीजों में, ताकि भारत के कोने कोने से दौलत को खींचना और भी आसान हो जाए और उनकी पकड़ और भी मजबूत हो। लेकिन जाहिर है, भारत इस शोषण को चुपचाप सहने वाला तो नहीं था। जुल्म जितना बढ़ता गया, इस विदेशी शासन के खिलाफ विरोध की आग भी उतनी ही तेज होती गई। तो अब कहानी का फोकस बदलता है। अब कहानी शासकों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने विद्रोह किया। और इस विरोध की सबसे बड़ी चिंगारी भड़की 1857 में। 1857 का विद्रोह एक भूचाल की तरह था। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो सालों से चले आ रहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। राजा से लेकर किसान तक हर कोई इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, और इसीलिए इसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इस एक विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। इसका नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश क्राउन का शासन होने लगा। लेकिन एक और बड़ी चीज हुई,
इसी विद्रोह की राख से एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म यानी संगठित राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और इसका पहला बड़ा उदाहरण था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना। अब देखिए, आज़ादी की ये लड़ाई भी कई फेजेस से गुजरी। सबसे पहले थे मॉडरेट्स यानी नरमपंथी, जिन्हें ब्रिटिश न्याय पर भरोसा था और वो याचिकाओं से सुधार चाहते थे। फिर उनके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट यानी गरमपंथी, जिन्होंने साफ साफ स्वराज की मांग की यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए गांधी जी। उनके आने के बाद ही ये संघर्ष कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहकर असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों के जरिए देश के करोड़ों आम लोगों का आंदोलन बन गया। और अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंचते हैं। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। एक तरफ देश का बंटवारा और दूसरी तरफ सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों को एक करने की पहाड़ जैसी चुनौती। तो ये बंटवारे की नौबत आई क्यों? इसका एक बड़ा इशारा मिलता है 1945-46 के चुनाव नतीजों से। यहां देखिए, कांग्रेस ने करीब 91% जनरल सीटें जीतीं, तो वहीं मुस्लिम लीग ने मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 87% पर कब्जा कर लिया। ये नंबर्स एक साफ राजनीतिक बंटवारा दिखा रहे थे और इसी ने अंग्रेजों के लिए देश को बांटने का फैसला लेना आसान बना दिया। और ये समझना जरूरी है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ दो देश, भारत और पाकिस्तान, का बनना नहीं था। एक तीसरा एंगल भी था और वो थी सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो रजवाड़े हैं, ये किधर जाएंगे? भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, या फिर ये आज़ाद रहेंगे? और इनकी संख्या देखिए, 565 से भी ज्यादा। यही वो जबरदस्त चुनौती थी जिसका सामना सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को करना था। जरा सोचिए, एक एक रियासत से बात करके उन्हें भारत का हिस्सा बनाना ये एक लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा था। ये सच में एक मॉन्यूमेंटल, एक ऐतिहासिक काम था। अंग्रेजों के छोड़े हुए इन सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड आधुनिक भारत बनाना, इसके लिए जबरदस्त दूरदर्शिता और फौलादी इच्छा शक्ति की जरूरत थी। तो आज की ये कहानी हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन 200 सालों के उस औपनिवेशिक शासन की विरासत आज भी इस पूरे सबकॉन्टिनेंट के समाज, इसकी राजनीति और यहाँ तक कि इसके नक्शे को कैसे आकार दे रही है। जरा सोचिएगा, इसका जवाब आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है।